जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सेंटर की इस नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 के लिए केमिस्ट्री, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इससे पिछले वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि यानी कि संयोजन या संकलन या योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कि अगर अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या ऊर्जा बनते हैं या फिर उत्पाद के साथ साथ क्या ऊर्जा मुक्त होता है। यदि उत्पाद अगर नहीं बना है तो उत्पाद बनाने के लिए क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के प्रश्न को जानना सबसे ज़्यादा जरूरत है कि अभिक्रिया जब होती है तो ऊर्जा मुक्त होती है, अभिक्रिया को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात देखा जाए तो अभिक्रिया की बात कर दिया जाए तो कितने प्रकार के हो रहे हैं। तो ऊर्जा में परिवर्तन के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। ऊर्जा में परिवर्तन के आधार पर किसकी बात किया है? ऊर्जा में परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा यानी कि उत्पाद के साथ साथ यदि ऊर्जा मुक्त हो रहे हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाते हैं। और ऊष्माशोषी का मतलब क्या हो जाएगा? उत्पाद के लिए यदि आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है तो इस प्रकार की अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जो कि आपको परिभाषा यहाँ पे लिखवाया गया है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। देखिएगा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्या होती है? ऊष्मा उत्सर्जित होती हैं तथा अभिक्रिया के मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे उदाहरण में अगर हम कह रहे हैं आप लोग को कि अगर हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात कर दें तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की विशेषता में याद रखिएगा, यदि हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यह गैस के रूप में बनेगा, प्लस हमें क्या बना देगा? एनर्जी मतलब ऊर्जा का ये निर्माण कर देगा। समझ रहे हैं? तो पहला उदाहरण इसका दे सकते हैं। दूसरा उदाहरण अगर हम देना चाह रहे हैं तो दूसरा उदाहरण में हम दे सकते हैं कि यदि हम मीथेन को CH4 को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर दें। ध्यान से सुनिएगा, यदि हम मीथेन को, जैसे कि यहाँ पर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यदि हम मीथेन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, प्राकृतिक गैस में मुक्त रूप से मीथेन होती है। जो प्राकृतिक गैस होती है, प्राकृतिक गैस में कह सकते हैं जिसमें हम सिलेंडर में जो गैस का उपयोग किए रहते हैं वह LPG तो होती है, लेकिन वह LPG में मीथेन गैस का उपयोग किया गया होता है जिसका सूत्र होता है CH4। तो उसमें होती है, मीथेन को जलाने पर बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होता है। इसका मतलब अगर हम मीथेन को जो होते हैं ना इसका दहन करते हैं तो दहन में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की मतलब जो खाना वाना बनाते हैं लोग, यानी कि कार्बन मीथेन का जब दहन करते हैं तो उसमें ऊर्जा हीट होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है जिसके वजह से टेम्परेचर बढ़ता है और हम आसानी से खाना को बना सकते हैं। तो जब इसका यानी कि मीथेन को किसके साथ अभिक्रिया करें? O2 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बना देता है? देखिएगा एक मिनट, तो क्या बना देता है? तो अगर इसका अभिक्रिया करेंगे तो पहले नंबर अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, समझ रहे हैं? प्लस क्या बना देगा? ऊर्जा का निर्माण कर देगा। समझ रहे हैं? ऊर्जा का निर्माण कर देगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तो CO2 का निर्माण कर देंगे। उसी तरह से यहाँ CH4 है, अगर हम कर रहे हैं इसमें 2 से गुणा कर दे रहे हैं। समीकरण को संतुलित करना आप लोगों को पिछले वीडियो में समझाया गया है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि द्रव्य की अविनाशिता के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक होता है। जब क्योंकि हम कह सकते हैं कि न द्रव्यमान को न हम उत्पन्न कर सकते हैं या ऊर्जा को न ही उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। यही कारण है कि किसी भी पदार्थ में अगर हम रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं तो अभिक्रिया में समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक होता है। इस बात को याद रखिएगा। समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसमें देखिएगा, ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है, 2 2 4 हो जा रहा है। अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो ऑक्सीजन कितना हो जा रही है? 4 हो जा रही है। इसमें कार्बन कितना? 1 है। कार्बन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 4 है। हाइड्रोजन इधर कितना है? 4 है। अर्थात समीकरण हमारा क्या हो गया? संतुलित हो गया। समीकरण हमारा क्या हो गया आप लोग? संतुलित हो गया। इसी तरह से अगर हम फिर से सभी यानी कि जितने भी दोहन प्रक्रियाएं हो रही हैं, ध्यान से सुनिएगा,
जितने भी दहन प्रक्रियाएं होंगी वे सभी प्रकार की अभिक्रियाएं जो होंगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती हैं। अब आ जाइए दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा ऊष्माशोषी का। यानी कि देखिएगा यहाँ श्वसन की प्रक्रिया पेपर में बार बार पूछने वाला प्रश्न है, तो इस प्रश्न को हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं कि पूछता है आपका श्वसन किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। तो श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन में आपसे प्रश्न में पूछता है बोर्ड के पेपर में कि जो श्वसन की प्रक्रिया है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? श्वसन में अगर हम बात कर दें तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में पाई जाती है ग्लूकोज। यह ग्लूकोज कैसे बनते हैं? तो जब भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं तो इसमें जो ऊर्जा उत्सर्जित होता है, तो यह ऊर्जा कहीं ना कहीं किसके रूप में संचित हो जाता है? ग्लूकोज के रूप में संचित हो जाता है। तो जो ग्लूकोज अगर हम ले रहे हैं तो C6H12O6 को गैस के रूप में हम ले रहे हैं, एक्यूरियस के रूप में ले रहे हैं। किसके साथ अभिक्रिया कर दे रहे हैं? अगर हम इसको O2 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, इसमें बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में, अब प्लस का जल बन जाएगा, उसके बाद से ऊर्जा मतलब एनर्जी बन जाएगी। समझ रहे हैं? समीकरणों को संतुलित करने के लिए क्या कर सकते हैं? इधर देखिएगा 4, तो इसमें आसानी से 6 से गुणा कर दीजिएगा। समझ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड भी कितने अणु बना देंगे? 6 अणु बना देंगे, और जल के भी कितने अणु यहाँ पे इससे कर देना। देखिएगा इसको हम इस वाले पेन से कर दे रहे हैं, यानी कि 6 अणु इसका हो जाएगा, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा, और 6 अणु ऑक्सीजन का हो जाएगा। यानी कि क्या होता है जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। समझ रहे हैं? उसी तरह से अगर हम दूसरी अभिक्रिया की बात कर दें तो दूसरा अभिक्रिया आ जाएगा ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद को बनाने के लिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद को बनाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इसमें जैसे कि अगर हम मान लीजिएगा नाइट्रोजन को, किसके साथ बात कर रहे हैं? यदि हम नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है? N2। यदि हम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO का निर्माण कर देता है। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 से गुणा कर दीजिएगा। इसी को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। समझ रहे हैं? तो यही था ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। माय डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।